नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो एनवीएस की जो हाल ही में वैकेंसी निकली है उसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में है। चलिए इस एडवर्टाइजमेंट को हम डिटेल से समझते हैं। तो इसमें जो वैकेंसी निकली है मूल रूप से वो प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरी जो नवोदय विद्यालय समिति में है। आप सभी को पता है नवोदय विद्यालय समिति जिसको शॉर्ट में एनवीएस बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम करती है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके 8 रीजनल ऑफिसेस हैं, ठीक है। और टोटल अभी तक के 649 जेएनवी जो अभी कार्यरत हैं तमिलनाडु स्टेट को छोड़ करके, ये ऑल इंडिया में है। इसके बाद इसमें पहला वैकेंसी जिसके मतलब पोस्ट है प्रिंसिपल ग्रुप ए, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें टोटल पोस्ट है 12। यूआर में 7 है, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 3, एससी में 1, एसटी में 0, ओएच में 1, वीआई में 0, एचआई में 0, अदर्स में 0। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है पीजीटी। पीजीटी में सब्जेक्ट वाइज है, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है उसके लिए आप फिल करेंगे। जैसे आपके पास बायोलॉजी है, बायोलॉजी का 42 वैकेंसी है, केमिस्ट्री 55 है, कॉमर्स 29 है, इकोनॉमिक्स 83, इंग्लिश 37, ज्योग्राफी 41, हिंदी 20, हिस्ट्री 23, मैथ्स 26, फिजिक्स 19, कंप्यूटर साइंस 22। टोटल वैकेंसी 397 हो गया। इसके बाद इसमें क्या दिया गया, यूआर दिया गया, ईडब्ल्यूएस दिया गया, ओबीसी दिया गया है जो नॉन क्रीमिलियर होता है, एससी, एसटी, ओएच, वीआई, एचआई, अदर्स। आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का वैकेंसी इसमें देख सकते हैं। यदि आप यूआर का है तो यूआर में आपको दिख जाएगा यहाँ पर कितने वैकेंसीज है। आप जिस सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट का यूआर देखेंगे, ईडब्ल्यूएस देखेंगे, ओबीसी देखेंगे, एससी एसटी देखेंगे, ओएस देखेंगे, वीआई देखेंगे और एचआई देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है टीजीटी में भी सेम वैसा ही दिया गया है पीजीटी जैसा ही। इसमें वैकेंसी ज़्यादा है पीजीटी से। जैसे इंग्लिश में 144 वैकेंसी है, हिंदी में 147 वैकेंसी है, मैथ्स में 167 वैकेंसी है, साइंस में 101 वैकेंसी है, सोशल स्टडीज़ में 124 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 683 हो गया। इसमें भी क्या है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एससी एसटी, ओएच, वीआई, एचआई और अदर्स में खंड वाइज में वैकेंसी दी गई है। आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद टीजीटी थर्ड लैंग्वेज। टीजीटी जो थर्ड लैंग्वेज जिसको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स थर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, जो ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। ये जो होती है रीजनल लैंग्वेज एक टाइप का, मतलब जिस स्टेट में आप पढ़ाने जाएंगे, जैसे असम में है तो असम में है, ये असमी लेना अच्छा रहेगा, उसी में असम में पोस्टिंग होगा। तो असम में जैसे 66 वैकेंसी है, असमीज़ में, बोडो में 9 वैकेंसी है, गारो में 8 वैकेंसी, गुजराती में 40 वैकेंसी है, कन्नड़ा में 8 वैकेंसी है, खासी में 9 वैकेंसी है, मलयालम में 11 वैकेंसी है, मराठी में 26 वैकेंसी है, मिजो में 9 वैकेंसी है, नेपाली में 6 वैकेंसी है, ओडिया में 42 वैकेंसी है, पंजाबी में 32 वैकेंसी है, तमिल में 2 वैकेंसी है, तेलुगु में 31, उर्दू 44 वैकेंसी है। इसके बाद टोटल वैकेंसी 343 है। तो ये सब जो थर्ड लैंग्वेज का जो टीचर है मतलब टीजीटी इसमें है, इस संबंधित विषय में आपका क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर। जो एनवीएस में जो मिसलेनियस कैटेगरी है बोलते हैं वो म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, पीईटी मेल मतलब फिजिकल एजुकेशन और पीईटी फीमेल लाइब्रेरियन, इनको मिसलेनियस कैटेगरी बोलते हैं। इसमें भी देख सकते हैं म्यूजिक में 33 वैकेंसी है, आर्ट में 43 वैकेंसी है, पीईटी मेल में 21, पीईटी फीमेल में 31, लाइब्रेरियन में 53। टोटल वैकेंसी 181 हो गया। और इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई, जैसे यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एससी एसटी, ओएच, वीआई, एचआई। आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का वैकेंसी आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे पोस्ट कोड आपका कब काम आएगा, जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम वहाँ पर वो मांग सकते हैं। जैसे पोस्ट कोड में कि यहाँ प्रिंसिपल के लिए पोस्ट कोड 1 है, तो इसमें जो पे स्केल है ये लेवल 12 है। मिनिमम सैलरी आपका होगा 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपया। अपर एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स। 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका एज।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है आवश्यक क्वालिफिकेशन जिसके जो एकदम ज़रूरी है, जिसके बिना आप इस वैकेंसी को फिल नहीं कर पाएंगे। जैसे एकेडमिक होना चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री जिसको पीजी बोलते हैं, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, एटलीस्ट 50%, मतलब मिनिमम 50% होना चाहिए। बीएड और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री, बीएड या कोई समतुल्य टीचिंग डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड नंबर में दिया है एक्सपीरियंस चाहिए। प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है। इसमें मतलब कोई डायरेक्ट कोई फ्रेश बंदा नहीं फिल नहीं कर सकता। पर्सन्स होल्डिंग ए नंबर का जो क्राइटेरिया है उसमें दिया गया है पर्सन्स होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 12। इसमें बोल रहे हैं कि जो प्रिंसिपल के समतुल्य, एनालॉगस मीन समतुल्य ही कोई दूसरा पोस्ट होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कौन से लेवल में, लेवल 12 में ही होना चाहिए, वो इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। या बी नंबर का, अथवा बी नंबर में वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, किसमें सेंट्रल स्टेट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, कौन से लेवल में होना चाहिए, लेवल 10 में होना चाहिए, जिसमें कि हैविंग 7 years ऑफ कंबाइंड सर्विस पीजीटी एंड वाइस प्रिंसिपल। इसमें 7 साल का अनुभव चाहिए, मतलब सेवा चाहिए पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल में मिला करके, जिसमें 2 years एज वाइस प्रिंसिपल। आपको मिनिमम 2 साल वाइस प्रिंसिपल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर 7 years का एक्सपीरियंस चाहिए। अथवा सी नंबर पीजीटी और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 8 हैविंग एटलीस्ट 8 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। प्रिंसिपल बनने के लिए जो सी नंबर का जो क्राइटेरिया है, सबसे आसान तरीका है प्रिंसिपल बनने के लिए। आप पहले पीजीटी में 8 साल काम कर लीजिए, इसके बाद आप एमए में आपका 50% मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, आप आराम से इस पोस्ट को आप फिल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है। अब मैक्सिमम जो 90% से ज़्यादा जो प्रिंसिपल बनते हैं केवीएस और एनवीएस में, ये पीजीटी होते हैं, जो 8 years में 8 years के बाद इसमें एग्ज़ाम देकर इसमें प्रिंसिपल बनते हैं। इसके बाद जो और अथवा में दिया गया और में जो डी नंबर का जो क्राइटेरिया है, इसमें कंबाइंड 15 years का सर्विस होना चाहिए, ठीक है। इसमें पीजीटी और टीजीटी का मिला करके 15 years का सर्विस होना चाहिए पुट टुगेदर, जिसमें से आउट ऑफ विच मिनिमम 3 years एज पीजीटी, मतलब आपका पीजीटी में मिनिमम 3 years सर्विस होना चाहिए। टीजीटी के लिए यहाँ मिनिमम नहीं बोला है, लेकिन दोनों को मिला करके मिनिमम 15 years कंबाइंड सर्विस चाहिए। तो इसमें आप फिल कर सकते हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। इसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो क्वालिफिकेशन होते हैं जो मतलब आवश्यक नहीं है, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का होना केवीएस और एनवीएस में एक पॉजिटिव इफेक्ट रहता है, स्पेशली इंटरव्यू में। इसमें मतलब आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, लेकिन ये 100% दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि डिजायरेबल में आप क्वालिफिकेशन है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ये 100% दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफ़ी हद तक इसका मतलब सकारात्मक प्रभाव रहता है। इससे फर्स्ट, इसमें एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस एज हाउस मास्टर ऑफ ए फुली रेसिडेंशियल स्कूल। जो आवासीय विद्यालय है, पूरी तरह से जो आवासीय विद्यालय है, उसमें आपका हाउस मास्टर के रूप में 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास है तो, कोई ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन 2 नंबर में दिया है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए फुली रेसिडेंशियल सीबीएसई एफिलिएटेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। इसमें कोई आवासीय विद्यालय में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना बोला है वो कोई ज़रूरी नहीं है, या सीबीएसई एफिलिएटेड या कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में, क्योंकि जो एनवीएस है ना, ये क्या है, रेसिडेंशियल स्कूल है। तो रेसिडेंशियल स्कूल में आपका टीचिंग के अलावा उसमें जो बच्चे को संभालने के लिए जो दिन मतलब 24 घंटा उसमें जो काम दिए जाएंगे, उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी स्कूल से। तो वो एक्सपीरियंस होने से आपके लिए अच्छा रहेगा, काम करने में आसानी होगी। इसके बाद 3rd नंबर में दिया है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी रीजनल लैंग्वेज। इसमें आप एनवीएस और केवीएस में मतलब आप इंग्लिश के बगैर तो कोई चीज़ सोच ही नहीं सकते। मतलब इसमें आपको इंग्लिश आनी चाहिए बोलने के लिए, ठीक है, और हिंदी भी आनी चाहिए। और रीजनल लैंग्वेज
रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। जैसे आपका अगर पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में होती है तो वेस्ट बंगाल में आपको अगर बंगाली बोलने आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप वहाँ के जो बच्चे मोस्टली होंगे ग्रामीण बैकग्राउंड से होंगे और वहाँ पर बंगाली में बात करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसी टाइप का जो अदर स्टेट में होंगे वहाँ का लैंग्वेज आपको आने से अच्छा रहेगा। 4 नंबर दिया है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आज के डेट में जो एनवीएस में जो आपको पोस्टिंग होगी बिना कंप्यूटर के तो आप काम कर ही नहीं सकते। मेरे हिसाब से जो ये वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स है इसको डिजायरेबल ना बना करके एसेंशियल क्वालिफिकेशन बना देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। इसमें जो पोस्ट कोड है पीजीटी बायोलॉजी के लिए पोस्ट कोड 2, केमिस्ट्री 3, कॉमर्स 4, इकोनॉमिक्स 5, इंग्लिश 6, ज्योग्राफी 7। इसके बाद हिंदी के लिए 8 है, हिस्ट्री है 9, मैथ्स 10, फिजिक्स 11, कंप्यूटर साइंस 12। ये जो पोस्ट कोड है ये जब आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन में मांग सकता है, इसलिए जब वो आप अप्लाई करने जाएंगे तो इसको आप एक बार देख लेंगे कि आपके सब्जेक्ट का पोस्ट कोड क्या है, वहाँ पर वो मांग सकते हैं। पे स्केल इसमें लेवल 8 है, 47,600 इसका बेसिक पे है से लेकर 1,51,100 इन द पे मैट्रिक्स। अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आवश्यक क्वालिफिकेशन है ज़रूरी है, उसमें जैसे ए नंबर में दिया है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी की जो रीजनल कॉलेज है उसमें 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स होना चाहिए, या और एनी अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% इन एग्रीगेट। या तो आपके पास कोई एनसीटी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्था से मतलब 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। Note: B.Ed degree is not required for the candidates who have undergone 4 years integrated degree course of Regional College of Education of NCERT or other NCT recognized institution। आपको पता होगा जी जो 4 इयर्स का जो अभी BA B.Ed BSc B.Ed जो न्यू कोर्स आए हैं, ये कोर्स अगर आप किसी ने किए हैं तो आपको दोबारा B.Ed करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास BSc B.Ed किए हैं इसके बाद MSc किए हैं तो आपको B.Ed करने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा आपका जो 4 इयर्स का जो आप इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं उसके थ्रू ही हो जाएगा। इसके बाद अथवा में दिया है मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जो सबसे कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी के पास यही वाला होता है। जो पीजीटी बनते हैं एमए होता है, एमएससी होता है और एमकॉम होता है। मैक्सिमम 90% स्टूडेंट कैंडिडेट के पास यही वाला डिग्री होती है। एमए किसी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में कर लिए जिसके लिए आप मतलब फिल करना चाहते हैं, और साथ में बीएड। पीजीटी बनने के लिए ही सबसे सरल तरीका है। पीजीटी इंग्लिश के लिए जैसे आपका जो पीजी में मास्टर डिग्री में जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए आपका जो एमए में सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स में जैसे फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें सभी यूनिवर्सिटी एक जैसा कोर्स नहीं कराती है। तो आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्स कराती है उसमें जैसे आप एमएससी में जैसे फिजिक्स से अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, चारों फिजिक्स में से कोई भी एक होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पीजीटी केमिस्ट्री में जो है ना आपका जो एमएससी में केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, और आपके पास जो भी है दोनों में से कोई भी एक काम चल जाएगा। पीजीटी मैथमेटिक्स में क्या एक या तो मैथमेटिक्स होना चाहिए तो अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स में जो आपको जो एमए में सब्जेक्ट होना चाहिए इकोनॉमिक्स होना चाहिए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके बाद पीजीटी हिस्ट्री मतलब आपका एमए हिस्ट्री में होना चाहिए, एमए मास्टर ऑफ आर्ट। पीजीटी ज्योग्राफी में आपका एमए ज्योग्राफी होना चाहिए। पीजीटी कॉमर्स में जो आपका मतलब पीजी में जो सब्जेक्ट होना चाहिए कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। आपका जो आप एमकॉम किए होंगे उसमें जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें क्या होना चाहिए आपका कॉमर्स के साथ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
ये मेजर जो मुख्य सब्जेक्ट ये होना चाहिए। होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स में किए हैं या बिजनेस इकोनॉमिक्स में किए हैं तो आप पीजीटी कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद पीजीटी बायोलॉजी में जो आपको पीजी में जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो बॉटनी में भी एमएससी चलेगा, जूलॉजी में भी एमएससी चलेगा, लाइफ साइंस में भी एमएससी चलेगा, बायो साइंसेज में भी एमएससी चलेगा, जेनेटिक्स हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मॉलिकुलर बायोलॉजी बायो हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट मीन्स बशर्ते एप्लीकेंट आवेदक हैड स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। आपने तो मतलब एमएससी में ये इतने सारे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें एक सब्जेक्ट कोई भी आपका चलेगा, लेकिन आपका जो ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी होना कंपलसरी है। पीजीटी में आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं देखा, मतलब ग्रेजुएशन का परसेंटेज नहीं देखा जाता है, पीजी का परसेंटेज देखा जाता है, 50% होना चाहिए। इम्पोर्टेंट नोट, कैंडिडेट possessing master degree with specialization in discipline subject as mentioned above will only be considered as eligible। इसमें जो आपका मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट में है और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर बताया गया उसी का अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद बी नंबर में बीएड डिग्री। आपको पता होगा बिना बीएड के आप टीचर बन ही नहीं सकते, ठीक है, ये तो आपको बताने का आपको ज़रूरत नहीं, बिना बीएड के आप टीचर बन ही नहीं सकते। प्रोफिशिएंसी, बीएड में यहाँ परसेंटेज नहीं मांगे हैं। इसके बाद सी नंबर, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। आपका मतलब जो प्रोफिशिएंसी होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। मोस्टली हिंदी मीडियम में तो सभी पढ़ा लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा आप इंग्लिश थोड़ा मजबूत कर लिए तो अच्छा रहेगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मतलब ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें चयन में काफ़ी इसका मतलब प्रभाव रहता है इंटरव्यू में। जैसे एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। संबंधित विषय में अगर आप टीजीटी हैं पहले से तो आपके लिए अच्छा रहेगा थोड़ा। बी नंबर, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल। आवासीय विद्यालय में रहने का, काम करने का अनुभव। सी नंबर, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें भी कंप्यूटर चाहिए, मतलब विदाउट कंप्यूटर के यहाँ पर आप पीजीटी मतलब एनबीएस में काम करना आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। इसलिए आपके पास अगर कंप्यूटर के अनुभव नहीं है तो मेरे हिसाब से आप 6 मंथ का कोई एक कोर्स ले लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद पीजीटी कंप्यूटर साइंस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा इसमें मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे पहला नंबर दिया गया एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी इसमें इतने सारे जो दिए गए इसमें कोई भी मिनिमम 50% किसी में होना चाहिए। जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और बीटेक एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम में होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसके बाद मैकेनिकल हो गया। साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो पीजीडीसी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये इग्नू में होता है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराती है, वो भी आप कोर्स लेकर कर सकते हैं। और एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए एंड पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके मतलब आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लिए हैं या बीसीए कर लिए हैं, साथ में किसी भी एक सब्जेक्ट में एक पीजी दे दीजिए आप। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, जिसको शॉर्ट में पीजीडीसीए बोलते हैं, या आईटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में पीजी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। और बी लेवल फ्रॉम डोएक ये चंडीगढ़ से कराती है, एक संस्था है भारत सरकार की, या NIELT एंड पीजी डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए। बी लेवल आप डोएक से दे सकते हैं या सी लेवल से डोएक से दे सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में आपका मतलब टीचिंग कराने का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। डिजायरेबल बीएड डिग्री, इसमें बीएड डिग्री जो है
पीजीटी कंप्यूटर साइंस में ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जब आप प्रिंसिपल बनेंगे उस टाइम आपको मतलब बीएड डिग्री ज़रूरत पड़ेगी 8 ईयर्स के बाद। 8 ईयर जो पीजीटी होती है वो पीजीटी 8 ईयर्स के बाद प्रिंसिपल के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उस टाइम आपको बीएड देना पड़ेगा। इसमें दिया है नोट फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इनकम्बेंट विल हैव टू एक्वायर बीएड डिग्री, उस टाइम आपको बीएड डिग्री करना पड़ेगा। फॉर इसी नंबर फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, इसमें जो पोस्ट कोड है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखते हैं। ये पोस्ट कोड आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको लगेगा, मांग सकता है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का पोस्ट कोड क्या है। जैसे इंग्लिश के लिए 13 है पोस्ट कोड, हिंदी के लिए 14 है, मैथ्स के लिए 15 है, साइंस के लिए 16 है, सोशल स्टडीज़ के लिए 17 है। टीजीटी जो थर्ड लैंग्वेज है, इसमें जैसे आसामी के लिए 18 है, बोडो के लिए 19 है, गारो के लिए 20, गुजराती के लिए 21 है, कन्नड़ा के लिए 22, खासी के लिए 23, मलयालम के लिए 24, मराठी के लिए 25, मिजो के लिए 26, नेपाली के लिए 27, ओडिया के लिए 28, पंजाबी के लिए 29, तमिल के लिए 30, तेलुगु के लिए 31, उर्दू के लिए 32। इसके बाद पे लेवल, ये तो पोस्ट कोड के बारे में आपको जानकारी होगी। पोस्ट कोड मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन के में भरते वक्त आपको मांग सकते हो। पे स्केल लेवल 7 है, 44,900 से लेकर 1,42,400 इन द पे मैट्रिक्स। अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 35 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए आपकी। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आवश्यक क्वालिफिकेशन, इसमें 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट। इसमें जो आपका एनसीईआरटी का जो रीजनल कॉलेज है उसमें से 4 साल का डिग्री होनी चाहिए, जिसको बीए बीएड या बीएससी बीएड बोलते हैं। तो उसमें जो आपका संबंध जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में 50% प्लस ऑल ओवर जो ग्रेजुएशन है उसमें भी 50% होना चाहिए। और बैचलर ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% इन ऑल द कंसर्न सब्जेक्ट इंडिविजुअली एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। इसमें जैसे आपका ऑनर्स है तो ऑनर्स में भी क्या है 50% होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भी 50% होना चाहिए। तो इसमें जो बहुत सारे जो सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट जैसे एसएसटी हो गया, एसएसटी में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट चाहिए, तो इंडिविजुअली में भी क्या है 50% होना चाहिए। जैसे एसएसटी के लिए अगर 2 सब्जेक्ट मांग रहे हो, जो आपको आगे जाके पता चलेगा, अगर आप उसमें 2 या 3 सब्जेक्ट की आवश्यक है तो आपको तीनों सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए या दो सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विजिट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 years इन द 3 years डिग्री कोर्स। इसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सभी यूनिवर्सिटी एक जैसा कोर्स नहीं कराती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा कराती है जो 2 years तक पढ़ते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 3 साल उस सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी में। तो इसमें इसीलिए इसको ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। ये सबसे मतलब जो सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट के पास होते हैं बैचलर डिग्री, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए, 50% संबंधित विषय में और ग्रेजुएशन में भी। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्विजिट सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है, इसमें जो आपका मतलब जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए। तो सभी यूनिवर्सिटी में जो होती है ना 3 साल नहीं कराते, कुछ यूनिवर्सिटी में बस 2 ही साल कराते हैं। तो 2 ही साल के लिए क्या है, आपका मिनिमम वो सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा होना चाहिए 3 years वाला कोर्स में। तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन अच्छा रहेगा। अगर आपने 3 साल कोई भी सब्जेक्ट को पढ़े हैं तो उसके लिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोट, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। इसमें जो सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, उसको आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे टीजीटी हिंदी, जैसे टीजीटी आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द
3 years ऑफ डिग्री कोर्स। इसमें जो सब्जेक्ट लिखा है हिंदी, बहुत सारे ग्रेजुएशन में क्या होता है, जैसे कुछ लोग जैसे बीएससी हो गया, बीए हो गया, उसमें एक नॉर्मल हिंदी पढ़ते हैं, तो नॉर्मल हिंदी इसमें आपका काम नहीं चलेगा, आपको साहित्य वाला हिंदी होना चाहिए, जो जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, विषय के रूप में 3 साल पढ़ा होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश, जिसको इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं, 3 साल आपका इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होना चाहिए या ऑनर्स होना चाहिए। इसके बाद टीजीटी मैथ्स, टीजीटी मैथ्स के लिए जो इसमें 3-4 क्राइटेरिया दिया गया है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट नंबर में दिया है जैसे बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। आप जो मैथ्स पढ़े होंगे उसके साथ फिजिक्स होना चाहिए, साथ में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट। मतलब आपके पास अगर मैथ्स है तो मैथ्स 3 साल, साथ में एक फिजिक्स या केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक। सेकंड नंबर दिया है इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 एज मेंशन्ड अबव in the final year of graduation, the candidate should have studied maths and physics in the final year of examination and 3 subjects which math, physics, chemistry, electronics, computer science, statistics in the first and second year of graduation। टीजीटी में थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि सभी यूनिवर्सिटी एक जैसा कोर्स नहीं कराती है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है, जैसे जो यूनिवर्सिटी 3 साल का मतलब सब्जेक्ट नहीं है तो उसमें ओनली जैसे 2 ही सब्जेक्ट कराती है, जैसे इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी, वे यूनिवर्सिटी जो ओनली क्या है, विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 2 सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, फिजिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो उसके लिए क्या है, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपका अंतिम वर्ष है, बीएससी का जो अंतिम वर्ष है उसमें मैथ्स, फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। एंड 3 सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। बाकी जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ा होना चाहिए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से पढ़ा होना चाहिए। थर्ड नंबर जो है, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ्स, जो मैथ्स ऑनर्स किए हैं बीएससी में, उसको एलिजिबल तभी माना जाएगा, सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स। आपने अगर मैथ्स ऑनर्स कर लिए हैं, आप टीजीटी मैथ्स के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब 2 सब्जेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में से पढ़ा होना चाहिए। कैंडिडेट्स विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। टीजीटी मैथ्स के लिए फिजिक्स ऑनर्स बीएससी, केमिस्ट्री ऑनर्स बीएससी वो एलिजिबल नहीं है। टीजीटी साइंस के लिए जो आवश्यक सब्जेक्ट है, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 years ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। यदि आपकी यूनिवर्सिटी जो है 3 years का कोर्स अगर कराती है, जैसे आप 3 साल बॉटनी पढ़े हैं, जूलॉजी पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। वैसे यूनिवर्सिटी जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में क्या है, ओनली 2 सब्जेक्ट मतलब करवाती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो आपका फाइनल ईयर एग्जामिनेशन है उसमें 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इसमें तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड ऑल द 3 सब्जेक्ट जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। जैसे फाइनल में आपको कोई 2 ही सब्जेक्ट दिया है तो आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। इन केस ऑफ
ऑनर्स डिग्री, यदि आपके पास ऑनर्स डिग्री है, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन 3 सब्जेक्ट, कोई भी 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स है, जैसे बॉटनी में ऑनर्स है, जूलॉजी में ऑनर्स है, केमिस्ट्री में ऑनर्स है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स। फाइनल ईयर में तो आपका फाइनल कोई सब्जेक्ट है, जैसे बॉटनी आप फाइनल ईयर में पढ़े हैं, तो बाकी जो 2 सब्जेक्ट है वो 2 साल में से किसी साल में पढ़ा होना चाहिए, जूलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद जो टीजीटी सोशल स्टडीज है, टीजीटी सोशल स्टडीज, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट, मतलब इसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट है। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। जैसे इसमें जो निम्नलिखित जो सब्जेक्ट दिया गया है उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसमें कंपलसरी किया गया है। जैसे हिस्ट्री, अगर आपके पास हिस्ट्री है तो उसके साथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए या इकोनॉमिक्स होना चाहिए या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, ठीक है। यदि आपने ज्योग्राफी से पढ़े हैं तो ज्योग्राफी के साथ आपका हिस्ट्री होना चाहिए या इकोनॉमिक्स होना चाहिए या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, इन विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इन चारों सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, इन चारों सब्जेक्ट में से आपका कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन उनमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंपलसरी है, कोई एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी कंपलसरी है। इसके बाद आप जो भी पढ़े हैं इन चारों सब्जेक्ट में से आप एलिजिबल हो जाएंगे। सेकंड नंबर दिया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 years इन द ग्रेजुएशन। टीजीटी एसएसटी के लिए आपके पास हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है 3 साल पढ़ा होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट नहीं बोल रहे 3 साल पढ़ने के लिए, लेकिन हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा होना चाहिए। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री, अगर आपके पास हिस्ट्री में ऑनर्स डिग्री है तो कैंडिडेट को क्या करना चाहिए? कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स। आपको जो बाकी 2 साल में से कोई भी साल में इन तीनों सब्जेक्ट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस आपका पढ़ा होना चाहिए। सिमिलरली इन केस ऑफ, वैसा ही ऑनर्स डिग्री इन ज्योग्राफी, अगर आपका ज्योग्राफी में ऑनर्स है तो क्या करना चाहिए? कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स। अगर आपने ज्योग्राफी ऑनर्स कर रखी है तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा? जो बाकी जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई दो साल के, बाकी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में से कोई भी साल में पढ़ा होना चाहिए। कैंडिडेट विद बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, जो कैंडिडेट बीए ऑनर्स किए हैं इकोनॉमिक्स में और बीए ऑनर्स किए हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल नहीं है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल नहीं है। इसके बाद जो टीजीटी थर्ड लैंग्वेज है, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए इसमें जो दिया गया है कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब संबंधित रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट मतलब ऐच्छिक विषय इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। इसमें एक सिंपल क्राइटेरिया दिया गया है, जो आप अगर थर्ड लैंग्वेज मतलब जो रीजनल लैंग्वेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस लैंग्वेज के लिए आप एलिजिबल हैं तो उस सब्जेक्ट को आपको 3 साल पढ़ा होना चाहिए। आपका एक सब्जेक्ट के रूप में है या इलेक्टिव है, जो भी है आपको 3 साल पढ़ा होना चाहिए डिग्री में। इम्पोर्टेंट नोट, इसमें एक महत्वपूर्ण दिया गया है, द कंडीशन ऑफ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द डिग्री कोर्स इज टू बी कॉन्स्ट्रूड मीन्स समझा जाएगा एज हैविंग एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एंटायर डिग्री कोर्स। इसमें जो बोल रहा है कि 50% जो आपका डिग्री कोर्स में एग्रीगेट जो है मिनिमम तो 50% आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए और संबंधित विषय में भी आपका होना चाहिए। सेकंड नंबर दिया है, द कंडीशन ऑफ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट इज टू बी construed as having at least 50% marks in aggregate in each of the subject essential for the post। इसमें जैसे आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट मांग रहे हैं, जैसे
टीजीटी मैथ्स के लिए। तो टीजीटी मैथ्स के लिए मैथ्स में आपका तो 50% होना ही चाहिए तीनों साल में से। बाकी 2 सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या और जो फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स और क्या दिया गया स्टैटिस्टिक्स, उसमें भी क्या है आपका टोटल ग्रेजुएशन में भी 50% इंडिविजुअली होना चाहिए। इसके बाद एंड फॉर ऑल टीजीटी पास द सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई। ये तो आप सभी को पता है, सीटेट पेपर 2 टीजीटी के लिए कंपलसरी है। और साथ में बीएड डिग्री, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है, बीएड डिग्री के बगैर आप टीचर बन नहीं सकते हैं। कॉम्पिटेंस क्षमता टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, आपको इंग्लिश मीडियम के थ्रू और हिंदी मीडियम के थ्रू पढ़ाते आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन इसका चयन में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव रहता है, लेकिन 100% दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि इसमें आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहने से। ए नंबर जैसे एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल, आवासीय विद्यालय में काम करने का अनुभव। बी नंबर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एनवीएस में। बीएड डिग्री not applicable for 4 years integrated degree course as mentioned in sub clause A above। इसमें जो लोग 4 साल का बीएससी बीएड जो कंबाइंड कोर्स होती है 4 साल का, या बीएड 4 साल का जो कंबाइंड कोर्स किए हैं, उनके लिए बीएड अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बिना बीएड के एलिजिबल हो जाएंगे। डी नंबर फॉर मिसलेनियस टीचर्स, मिसलेनियस टीचर के लिए जो पोस्ट कोड है 33, आर्ट के लिए 34, पीटी मेल 35, पीटी फीमेल 36, लाइब्रेरियन के लिए 37। इसका भी पे स्केल टीजीटी जैसा ही है, लेवल 7 44,900 से लेकर 1,42,400 दिया गया है। अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 35 ईयर्स से एक भी दिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका एज। क्वालिफिकेशन जैसे म्यूजिक के लिए इसमें दिया है 5 years स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। इसमें 5 साल का कोई म्यूजिक संस्था से मतलब डिग्री होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता होना चाहिए, और जिस ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्वल होना चाहिए, अथवा ए बैचलर डिग्री विद म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका क्या म्यूजिक में स्नातक होने चाहिए, और हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपका जो 12th पास है, ये निम्नलिखित मतलब जो क्राइटेरिया दिया है कि उसके साथ 12th पास आप दे सकते हैं, जैसे संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे और भटखांडे संगीत विद्यालय पीठ लखनऊ, और इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ एमपी। ये एमपी में अभी नहीं है, ये गलत दिया है। ये जो खैरागढ़ है ये छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में है अभी। संगीत और संगीत प्रभाकर एग्जामिनेशन ऑफ द प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, ये 12 के साथ ये सब अगर संस्था से आप किए हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, इसके साथ आप इसको फिल कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जैसे वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल, कोई एक आवासीय विद्यालय में आपका काम करने का अनुभव। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नॉलेज तो सभी के लिए मतलब ज़रूरी है। इसके बाद इसमें और दूसरा दिया गया है अथवा में फॉलोइंग डिग्री डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, जैसे ए नंबर संगीत भूषण विद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में संगीत भूषण आप ग्रेजुएशन के साथ। संगीत नृत्य भूषण विद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, संगीत विशारद और संगीत नृत्य विशारद विद सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट पार्ट 1 एग्जामिनेशन ऑफ 3 years डिग्री कोर्स। इसके बाद आर्ट के लिए देखते हैं। आर्ट में जो है, आर्ट के लिए क्या चाहिए, 4 years रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट एज ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, क्राफ्ट्स आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन।
आपका 12 के बाद जो है ना मान्यता प्राप्त मतलब यूनिवर्सिटी से या कोई संस्था से क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। किस में होना चाहिए? फाइन आर्ट में होना चाहिए, ड्राइंग में, ड्राइंग या पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक आर्ट या क्राफ्ट में होना चाहिए। या और में दिया है 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा, 5 साल की जो मान्यता प्राप्त डिप्लोमा है वो किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, जैसे फाइन आर्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, ग्राफिक आर्ट, क्राफ्ट, आफ्टर पासिंग सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th के बाद चलेगा इसके अकॉर्डिंग, मतलब 5 ईयर्स का कोई डिप्लोमा कोर्स। या और डिग्री इन फाइन आर्ट क्राफ्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कोई फाइन आर्ट या क्राफ्ट मतलब स्नातक होनी चाहिए कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो एनसीईआरटी के जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है वहाँ से क्या होना चाहिए? बीएड डिग्री होना चाहिए फाइन आर्ट्स में। इसमें से कोई भी आपके पास अगर मतलब डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बीएड डिग्री इसमें डिजायरेबल है, बीएड डिग्री जरूरी नहीं है लेकिन डिजायरेबल में है, जो मिसलेनियस कैटेगरी का टीचर है। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, पीईटी मेल एंड फीमेल, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से। और डीपीएड मीन्स डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते द एडमिशन क्वालिफिकेशन फॉर द डिप्लोमा इज एट लीस्ट ए यूनिवर्सिटी डिग्री। अगर आपने डीपीएड किए हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन किए हैं, तो इसमें जो डीपीएड किए होंगे तो उसका जो मतलब एडमिशन क्वालिफिकेशन मतलब डीपीएड करने के लिए आपका मिनिमम स्नातक होना चाहिए, यूनिवर्सिटी डिग्री होना चाहिए। मतलब आपने स्नातक किए हैं इसके बाद ही उस डीपीएड के लिए एलिजिबल हुए होंगे, वैसा बोल रहे हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में जो पीटी मेल के लिए है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी या रीजनल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल, डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। लाइब्रेरियन, नेक्स्ट पोस्ट लाइब्रेरियन के लिए क्या है? यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस में जिसको बिलीव या BLIS बोलते हैं, जो इग्नू से होती है और बाकी यूनिवर्सिटी बिलीव नाम दिए हैं इसको। तो एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, अथवा ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, या आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन दे सकते हैं, साथ में 1 साल का डिप्लोमा दे सकते हैं लाइब्रेरी में कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था से। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज, इसमें जो हिंदी इंग्लिश का जो वर्किंग नॉलेज है इसमें आपका मतलब आवश्यक क्वालिफिकेशन में दिया गया है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल डिजायरेबल में दिया गया है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डिजायरेबल में दिया गया है। लेकिन आप लाइब्रेरी में बिना कंप्यूटर का काम कर ही नहीं सकते। इसके बाद है नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन। इसमें एज रिलैक्सेशन जो है मतलब जो आयु में छूट दी गई है, मैक्सिमम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी एज अंडर, जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स का छूट दी जाएगी। OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए, OBC नॉन क्रीमिलियर जो आपका मतलब 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए, आप नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट दिखाएंगे तभी जाके आपको 3 ईयर्स का मतलब छूट मिलेगा, नहीं तो आप क्या है जनरल में आपको माना जाएगा, अनरिजर्व माना जाएगा। वुमेन के लिए ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर PGT TGT एंड मिसलेनियस कैटेगरी टीचर, जो महिला है महिला को 10 साल की छूट दी जाएगी यदि सिर्फ आप PGT TGT और मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रेगुलर NVS एम्प्लॉइज़ नो एज बार, जो NVS एम्प्लॉई है रेगुलर है मतलब जो सरकारी है उसके लिए एज कोई भी एज में रोक नहीं है, वो कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विद 3 ईयर्स continuous service in central government provided the post are in same और allied cadres, संबंधित कैडर्स में अगर कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है उसने अगर 3 साल सेवा दी है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। पर्सन्स ऑर्डिनरली डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1 जनवरी 1980 to 31/12/1989, 1980 से लेकर 1979 तक के बीच में
जो मतलब वहाँ पर डोमिसाइल हुए हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, जम्मू कश्मीर में जो रहे हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो SC/ST को 15 ईयर्स की छूट दी जाएगी, OBC नॉन क्रिमिनल को 13 ईयर्स, जनरल को 10 ईयर्स की छूट दी जाएगी। इसके बाद फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी क्लॉज C इज नॉट एप्लीकेबल, क्लॉज C एप्लीकेबल नहीं है। इसमें H नंबर, एक सर्विसमैन हु हैज पुट इन नॉट लेस देन 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस इन आर्म फोर्सेस, वो एक सर्विसमैन जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो 6 मंथ से कम की सर्विस नहीं दिए हैं, शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ सच सर्विस जो आर्म फोर्सेस है उनको अधिकतम 3 साल की छूट दी जाएगी। जो भी उसके लिए एलिजिबल है वो उसका डिपार्टमेंट का अकॉर्डिंग उसको लिखा के ले जाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एक्सेट्रा विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स इन इंडिया। ये जितने भी जो कट ऑफ डेट है, जैसे आपका एज हो गया, ठीक है, एज लिमिट हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब कुछ क्या है, ये जो इसका मतलब लास्ट डेट है एनवीएस का, लास्ट डेट जैसे अभी 20 डेज दिया गया है, हो सकता है ये 5 डेज और बाद में बढ़ा दे या 7 डेज। तो एक्चुअल में जो लास्ट डेट होगा उस डेट तक आपका सभी डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, जैसे पीजी, बीएससी या पीजी, ग्रेजुएशन, सीटेट, एज लिमिट सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट मस्ट सेटिस्फाई अबाउट देयर एलिजिबिलिटी एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। अप्लाई करने के पहले आप इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है, वीडियो को अच्छी तरह से देख लें। मतलब आपको लास्ट डेट तक सभी सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाना चाहिए, जितने भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, SC/ST हो गया, OBC के लिए जो भी सर्टिफिकेट है सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए कंप्लीट। मतलब लास्ट डेट के बाद अगर कोई सर्टिफिकेट निकलता है, इशू होती है, तो वो आपको मतलब उसका मान्यता नहीं है, आप इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है OBC कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू क्रीमिलियर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर कंसेशन admissible to OBC category. Such candidates have to indicate their category as general. मतलब जो OBC कैटेगरी होती है उसमें अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो आपको नॉन क्रीमिलियर में आपको आना पड़ेगा, नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपका 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए 3 ईयर्स में, और जिनका OBC क्रीमिलियर है, मतलब 8 लाख से ज़्यादा इनकम है, वो क्रीमिलियर में आएंगे, उनको OBC फिल करने की ज़रूरत नहीं, आप जनरल में आपका मतलब फिल करना पड़ेगा। ए कैंडिडेट ओनली दोज OBC कैटेगरीज विच आर एप्लीकेबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड। ओनली वही OBC कैटेगरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेबल है, उन्हीं को माना जाएगा। ए कैंडिडेट हु क्लेम्स टू बिलोंग टू OBC नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी शुड सबमिट इन सपोर्ट ऑफ हिज हर क्लेम। अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर में मतलब क्लेम करते हैं कि मुझे रिजर्वेशन चाहिए, तो आपको मतलब सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जिसको OBC सर्टिफिकेट बोलते हैं, आपको पता होगा अगर आप उस कैटेगरी से हैं। जैसे ए कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 1 में दिया गया है, नीचे दिए गए हैं, हम उस टाइम जाएंगे तो पता चलेगा। एज अवेलेबल इन द डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश्ड ऑन NVS वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं, फ्रॉम द अप्रोप्रिएट इशूइंग अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड अंडर रूल्स। A candidate who claims to belong to one of the scheduled caste or scheduled tribe, SC/ST में अगर आप रिजर्वेशन लेने की दावा करते हैं तो आपको SC/ST का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जिसे एनेक्सर 2 में दिया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में आपको सभी कैटेगरी का सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो दिख जाएगा। एज अवेलेबल इन द डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश्ड ऑन NVS वेबसाइट।
फ्रॉम द अप्रोप्रिएट इशूइंग अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड अंडर रूल्स। SC/ST और OBC सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है इसी एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में आपको मिल जाएगा। EWS में भी जो अभी हाल ही में 2019 से जो लागू हुई है रिजर्वेशन, इसमें भी क्या है 10% EWS का रिजर्वेशन दिया जाता है जो 8 लाख से बिलो इनकम होना चाहिए, जिसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव। अगर आपका ये जो क्राइटेरिया 4 क्राइटेरिया में से अगर आप पार कर जाते हैं तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, आपको मतलब नहीं दिया जाएगा, ठीक है, वो EWS में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 100 स्क्वायर फीट एंड अबव, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन एरियाज अदर देन द नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज। ये 4 जो क्राइटेरिया दिए गए हैं, इसमें से अगर आपने क्राइटेरिया को पार कर देते हैं तो आपको EWS में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। EWS आप जो सर्टिफिकेट बनाएंगे उसका फॉर्मेट दिया गया है एनेक्सर 3 में। इस डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है इसके नीचे में दिया गया है लास्ट पेज में। तो आपको जो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए कहाँ किससे होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टेपेंडियरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे का रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होना चाहिए रैंक का, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज हर फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स। आपके लिए सबसे बेस्ट होगा जो आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो चीफ है, जो हर स्टेट में उसका नाम कुछ अलग अलग होता है, इसको कलेक्टर बोलते हैं, DC बोलते हैं, उसे सबसे अच्छा रहेगा, वहीं से अगर बनाएंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। D नंबर, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व फॉर EWS मस्ट परचेज इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट एंड शुड बी वैलिड फॉर the year in which this recruitment notification is published। EWS के लिए जो आप रिजर्वेशन लेंगे तो उसमें जो इनकम और जो एसेट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए लास्ट डेट तक, और वो एक उस साल मतलब जो इस साल तक 2022 में उसका वैलिडिटी होनी चाहिए। Accordingly, these candidates are required to produce valid income and asset certificate during the documentation stage। जब आपका डॉक्यूमेंटेशन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम ये सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब पेश करना पड़ेगा। In case of candidates applying for the post of TGT, a valid seated certificate issued on और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन इज असेंशियल। मतलब आपका जो सीटेट है, सीटेट TGT के लिए कंपलसरी है, PGT के लिए सीटेट नहीं चाहिए। तो ये जो लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन का, मतलब जो ऑनलाइन, उस डेट तक आपका सीटेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी तक के जितने भी लोग सीटेट दिए हैं, जो क्वालिफाई कर गए हैं, वो लोग सभी एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप पास किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मोड ऑफ सिलेक्शन। इस सिलेक्शन में कैसा सिलेक्शन होगा? A नंबर, candidates will be shortlisted on the basis of their performance in computer based test, जिसको CBT बोलते हैं, इंटरव्यू एंड पर्सनल इंटरेक्शन पुट टुगेदर। इंटरव्यू को पर्सनल इंटरेक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पर मतलब आपको बैठाया जाएगा, CBT के बाद क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ में कंबाइंड मिला करके इसका मेरिट लिस्ट बनेगी। हाउएवर फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन the selection to the post will be done on the basis of performance of the candidates in the CBT only। मतलब बोल रहा है लाइब्रेरियन के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें जो एग्ज़ाम होंगे लाइब्रेरियन का, जिसका पेपर पैटर्न हम आगे जानेंगे, सिर्फ लाइब्रेरियन के लिए पेपर होगा, उसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन बाकी जितने भी पोस्ट है सभी के लिए इंटरव्यू होंगे, प्लस CBT भी होगा जो एग्ज़ाम है, रियल एग्ज़ाम। The decision of the NVS about the mode of selection or any change in mode of selection to the notified post and eligibility conditions of the applicants for interview personal interaction shall be final and binding। मतलब NVS जैसा चाहेगा, उनके जो डिसीजन होगा
मतलब मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए या कोई भी वो चेंजेस करना चाहता है किसी भी पोस्ट के लिए, वो उसके लिए मतलब फाइनल है, बाइंडिंग है। नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में किसी भी टाइप का मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। एनबीएस अगर कुछ भी चेंजेस चाहती है बीच में तो उसको आपको मानना पड़ेगा। The CBT for the recruitment to the notified post except principal is likely to be held at the following city। इसमें नीचे में इतने सारे सिटी दी गई, सब सिटी में आप देख सकते हैं स्टेट वाइज यहाँ पर बहुत सारे सिटी दी गई है। आप जिस भी आपका जो नियरेस्ट सिटी होगा, नियरेस्ट सिटी में आप फिल करेंगे जहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। स्टेट वाइज यहाँ पर दिया गया है कहाँ कहाँ यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। शायद सभी स्टेट में नहीं है, मतलब गिने चुने स्टेट में दिए गए हैं। तो आपका जो नियरेस्ट सिटी होगा उसके लिए आप फिल करेंगे प्रिंसिपल पोस्ट को छोड़ करके। प्रिंसिपल पोस्ट का उसमें बताया जाएगा कहाँ एग्ज़ाम देना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव 3 डिफरेंट ऑप्शन इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस। आप 3 एग्जामिनेशन सिटी का मतलब चूज करेंगे, जो भी आपका नियरेस्ट होगा, जो सबसे नियरेस्ट होगा उसी को आप सबसे पहले दीजिए। इसके बाद उससे थोड़ा दूर होगा उसको सेकंड में दीजिए। इसके बाद उससे थोड़ा दूर होगा आपके घर से, उसको थर्ड में दीजिए, थर्ड ऑप्शन में दीजिए। द सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन CBT विल बी डिसाइडेड बाय NVS थ्रू प्रेफरेंस ऑप्शन सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर नोट्स एट सच सेंटर। आपने जो सेंटर दिए हैं उसमें आपका CBT जो होगा तो उसमें जिस टाइप का मतलब अगर कंप्यूटर अवेलेबल है, अगर उसमें कंप्यूटर कम अवेलेबल है तो बीच में चेंज कर सकता है वो। While every effort will be made to allot a center in one of the city opted by the candidate। मतलब ये NVS की तरफ से पूरी तरह से ये प्रयास रहेगा कि आपने जो भी 3 सिटी का मतलब प्रेफरेंस डाले हैं उसी में आपको एग्जामिनेशन दिया जाएगा। जनरली 99% वही होता है, मतलब आप जैसे 3 सिटी ऑप्शन में डाले हैं उसी सिटी में आपका एग्जामिनेशन दी जाएगी, सेंटर दी जाएगी। द NVS रिजर्व्स द राइट टू अलॉट ए सेंटर अदर देन दैट ऑफ कैंडिडेट्स चॉइस एनीवेयर इन इंडिया। अगर ज़रूरत पड़े आपने जो 3 सिटी ऑप्शन में फिल कर चुके हैं, हो सकता है उसमें आपको नहीं मिला तो आपको इंडिया में कहीं पर भी मतलब एग्जामिनेशन के लिए देने के लिए कहा जा सकता है। जनरली ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी कभी हो भी सकता है। द NVS हैज़ द राइट टू कंडक्ट द CBT एट ऑल द सिटीज़ और एनी वन ऑफ द सिटी और एनी अदर सिटी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड अदर कंपल्सन्स। हो सकता है किसी कारणवश या उसमें कैंडिडेट्स कम अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि NVS किसी एक ही सिटी में सारे एग्ज़ाम ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जनरल ऐसा नहीं होता है लेकिन इसमें NVS का ये अधिकार है कि वो चाहे तो दिल्ली में एग्ज़ाम ले ले, मुंबई में एग्ज़ाम ले ले, और हो सकता है किसी सिटी में एग्ज़ाम नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? उसमें हो सकता है वो एप्लीकेंट ज़्यादा मतलब उसमें फॉर्म आए ही नहीं उस सिटी के लिए तो उसमें नहीं भी ले सकते हैं। इन केस ऑफ number of candidates in any of the notified city is very less for running the examination center or any other specific region, the NVS at its discretion may not conduct the examination in that city। अगर किसी कारणवश जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स है किसी सिटी के लिए, कोई संबंधित सिटी है जैसे अलाहाबाद हो गया, वहाँ पर अगर बहुत कम कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें NVS का ये अधिकार है कि वो वहाँ पर एग्जामिनेशन नहीं करा सकते। उसमें जो कुछ भी कैंडिडेट्स अप्लाई किए होंगे, जैसे 4 या 5 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, उसको कोई दूसरे सिटी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एंड द कैंडिडेट्स हु हैड ऑप्टेड दैट सिटी एज फर्स्ट चॉइस मे बी अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर इन अदर सिटी एज ऑप्टेड सेकेंड और थर्ड चॉइस और एनी अदर सिटी। आपने 3 सिटी दिया है, हो सकता है आपका फर्स्ट सिटी में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो आपको सेकंड या थर्ड सिटी में दिया जा सकता है या कोई दूसरा सिटी दी जा सकती है। जनरली थर्ड आपको 1, 2 और जो 3 सिटी आपने दिए हैं ये 3 सिटी में ही आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। 99% चांसेस रहता है इसी में हो जाएगा। बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है कभी कंडीशन कोई अगर नेचुरल कैलेमिटी हो गया, जैसे अभी बरसात है, तो आपको वहाँ पर हो सकता है आपका सिटी चेंज हो सकता है। ठीक है, वो बहुत मुश्किल से रेयरली होता है।
Further, NVS reserves the right to modify, cancel the center opted by candidates due to administrative reasons, if any. यदि किसी प्रशासनिक NVS का ये अधिकार है कि आपने जो सिटी चूज किए हैं, सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर चूज किए हैं, प्रशासनिक कारणवश वो उसको चेंज कर सकता है यदि उसको ज़रूरत पड़े तो. डिसीजन ऑफ NVS विल बी फाइनल. इस संबंध में जो NVS का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा. अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द सेंटर वंस अलॉटेड शैल बी चेंज्ड. आपको एक बार एडमिट कार्ड में जो भी सेंटर अलॉट कर दिया गया वो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होगा. द सेंटर फॉर द CBT फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल विल बी एट दिल्ली NCR ओनली. जो प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे CBT के लिए सिर्फ वो दिल्ली में ही होंगे या NCR जो नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत जितने भी एरिया है उसमें ही होंगे, मतलब जो दिल्ली के आसपास एरिया होंगे. इसमें आप देख सकते हैं जितने भी स्टेट दिए गए हैं, स्टेट में आपको लगभग सभी स्टेट है या कुछ एक आध स्टेट नहीं होंगे. तो इसमें आपको सिटी दे दिए गए हैं, जो भी आपका नियरेस्ट सिटी है उसमें आप फिल कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक दो मैं बता रहा हूँ, जैसे झारखंड में रांची है, जमशेदपुर है, हजारीबाग है, धनबाद है, बोकारो है. और यूपी में एक लखनऊ होगा, उत्तर प्रदेश में. यूपी का सेंटर का मैं बता रहा हूँ. यहाँ पर यूपी में जो सेंटर दिए हैं, जो मैं बहुत सारा सेंटर है यूपी में. जैसे यूपी में सेंटर है आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली है, बस्ती है, बिजनौर है, बिलासपुर है, इटावा है, फैजाबाद जिसको अयोध्या है, फिरोजाबाद है, गाज़ियाबाद है, गाजीपुर है, गोंडा है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, मथुरा है, मीरठ है, मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी, अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, पौड़ी गढ़वाल. ये सब उत्तराखंड के आगे हैं, अल्मोड़ा, देहरादून. बाकी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अपना नियरेस्ट सेंटर देखिए और उसमें फिल कीजिए. इसके बाद जो दिया है PWD कैंडिडेट्स के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा पर आवर. ठीक है. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन. नो कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड फॉर द CBT विदाउट द प्रॉपर एडमिट कार्ड. प्रॉपर एडमिट कार्ड के बगैर आपको CBT के लिए आप मतलब परमिशन नहीं दिया जाएगा सेंटर में. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए जो टेस्ट है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5. इसमें जैसे रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है, टोटल मार्क्स 10 है. जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, टोटल मार्क्स 20. लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, मतलब दोनों सब्जेक्ट 10 मार्क्स का होंगे. 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स. ठीक है. पार्ट 4 एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल्ड सिलेबस एज ऑन NVS वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग. इसमें आपको NVS की वेबसाइट में आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा. 50 क्वेश्चन रहेगा इस पार्ट का, पार्ट 4 का, टोटल 50 मार्क्स का. पार्ट 5 जो है 50 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, जिसमें क्या है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और फाइनेंस से रिलेटेड है. NVS की वेबसाइट में आपका सिलेबस मिल जाएगा इसका. ये प्रिंसिपल पोस्ट में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के जो इसमें कंबाइंड ये है, मतलब आवर ऑफ ड्यूरेशन है, 3 घंटे का एग्जामिनेशन है, 3 घंटे का एग्जामिनेशन है. इसके बाद पोस्ट PGT के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ PGT पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5. और ये क्या है पार्ट 6. पूरे पार्ट का 3 घंटे का टाइम है. ठीक है. 3 घंटे का टाइम है, कंबाइंड टाइम है. जनरल अवेयरनेस मतलब जिसको GK बोलते हैं 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का. रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का. नॉलेज ऑफ ICT मतलब कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का. टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का. डोमेन नॉलेज 80 मार्क्स का दिया है, मतलब आपको जो सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के दिए जाएंगे.
इसमें आपको मतलब एनवीएस की वेबसाइट में दे दिया गया सब्जेक्ट सिलेबस दिया गया है। ए नंबर में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बी नंबर में बी और जो सी है और ये डी है ये न्यू ऐड हुआ है। पहले के एनवीएस में ये सारे चीज़ नहीं दिए रहते थे, अभी वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। मतलब आपका टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एनईपी 2020। एनईपी 2020 आपके लिए अध्ययन के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये कंबाइंड 80 क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। टोटल 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स, इसी का मेरिट बनेगा। पार्ट 6 जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाई करना है। इसमें जो 40% लाना पड़ेगा, मतलब 10-10-20 है तो 10 में से जो है 10 मार्क्स का जो इंग्लिश है उसमें आपको 40% मतलब 4 मार्क्स कंपलसरी होना चाहिए। और हिंदी में भी 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सही करना चाहिए। ठीक है, 40 मार्क्स। पार्ट 1 to 5 of the candidate will not be evaluated if he fails to attain qualifying marks in part 6। पार्ट 6 में जो जनरल इंग्लिश और जो हिंदी है इसमें अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स 40% मतलब 8 मार्क्स अगर आप नहीं ला रहे हैं तो बाकी में आपका मतलब पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के जो ये हैं उसको चेक नहीं किया जाएगा और आपका मेरिट के लिए आप इनवैलिड हो जाएंगे, आपका मेरिट नहीं बनेगा। फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ पीजीटी पार्ट 1 to 4 विल बी कॉमन। पार्ट 1 से लेकर 4 तक जो है ना कॉमन रहेगा। पार्ट 5 चेंजेस होगा। पार्ट 5 में क्या चेंजेस होंगे, आपका सब्जेक्ट चेंज होगा। मतलब आप जिस सब्जेक्ट में होंगे, पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीजीटी के लिए देखते हैं, टीजीटी एंड मिसलेनियस टीचर। इसमें पार्ट 1 है जनरल अवेयरनेस जीके है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। पार्ट 2 है रीजनिंग, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। इसके बाद पार्ट 5 क्या है, डोमेन नॉलेज। ये जस्ट पीजीटी जैसा ही है। इसमें ABCD से लेकर E तक दिया गया है। इसमें जो पहले जो इसमें भी क्या होता था, बस पहले A वाला सब्जेक्ट ही होता था बस 80 मार्क्स का, लेकिन B, C और D और E जो है ये न्यू ऐड हुआ है। तो B में क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एनईपी 2020। इसमें भी एनईपी 2020 आपके अध्ययन के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन बता दिए गए, इसमें पूछे जाएंगे। और जो ई नंबर है खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम फॉर पीईटी, सिर्फ पीईटी के लिए पूछे जाएंगे, खेलो इंडिया के लिए जो स्पोर्ट रिलेटेड है, वो बाकी टीजीटी के लिए नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद पार्ट 6 इसमें तो टोटल 120 हो गया। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। पार्ट 6 जो है वो 30 मार्क्स का है। इसमें क्या है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स का है। इसमें भी क्या है, आपको सभी पार्ट में 40% मार्क्स होना चाहिए, मतलब 4 मार्क्स करके आपको मिनिमम 40% लाना पड़ेगा, मतलब 4 12 मार्क्स लाना पड़ेगा 30 मार्क्स में से। अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 आपका चेक नहीं किया जाएगा और आपका मेरिट नहीं बनाया जाएगा। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक का कंबाइंड टाइम क्या है, 3 आवर्स का। ठीक है, 3 आवर्स का टाइम है। फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ टीजीटी एंड मिसलेनियस टीचर पार्ट 1 to 4 विल बी कॉमन। पार्ट 1 से लेकर 4 तक के क्या है, कॉमन होगा सभी टीजीटी और मिसलेनियस टीचर के लिए। पार्ट 5 होगा आपका विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब आप जिस सब्जेक्ट के एग्जाम दे रहे हैं उस सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 5 में। जैसे टीजीटी मैथ के लिए मैथ का पूछा जाएगा, टीजीटी साइंस के लिए साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी के लिए पूछा जाएगा। इसी टाइप का सभी सब्जेक्ट में है। स्टूडेंट्स इन जवाहर नवोदय विद्यालय आर टॉट थ्रू द मीडियम ऑफ द फॉलोइंग मदर टंग रीजनल लैंग्वेज अप टू क्लास 8। जो एनवी मतलब जो जेएनवी, जिसको जेएनवी या एनवीएस दोनों बोलते हैं, इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो मीडियम होता है
क्लास 8 तक, क्लास 6 में एंट्री होती है इनकी, क्लास 8 तक इनको क्या है इन लैंग्वेज असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, बोडो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गारो, खासी, मिजो, इंग्लिश के थ्रू इनको पढ़ाया जाता है। इसमें दिया है हेंस एवरी कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट वन लैंग्वेज आउट ऑफ द अफॉरमेंशन्ड 19 रीजनल लैंग्वेजेस मदर टंग। इसमें जो 19 लैंग्वेज की हमने बात किया आसामी से लेकर इंग्लिश तक, इसमें आपको मिनिमम एक लैंग्वेज चूज करना ही पड़ेगा, मतलब जनरल टेस्ट के लिए। However, the standard of English and Hindi for those who are opting one of these two languages as regional language or mother tongue also will be higher than standard as that of general English and general Hindi। यदि आप इन 19 लैंग्वेज में से इंग्लिश और हिंदी को रीजनल लैंग्वेज के रूप में चूज करते हैं 10 मार्क्स के लिए, जो टीजीटी के लिए कंपलसरी है, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश का जो आप रीजनल लैंग्वेज के रूप में जो चूज करते हैं उसका जो लेवल होगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से थोड़ा हायर होगा। लेकिन इसमें कोई चिंता की कोई बात नहीं, अगर आप जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी क्वालिफाई करने के मतलब कॉम्पिटेंसी रखते हैं तो ये भी लैंग्वेज आप क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन आपको बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनको आपको मतलब क्वालिफाई मतलब करना ही पड़ेगा, कोई एक लैंग्वेज लेना ही पड़ेगा। जैसे आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो गुजराती रख सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो वेस्ट बंगाली आप रख सकते हैं, आपके लिए क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी टाइप का आप जिस स्टेट का से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का लैंग्वेज आप ले सकते हैं, लेना ही पड़ेगा आपको, कंपलसरी है। ऐप नंबर शेड्यूल्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड विद द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको एडमिट कार्ड में इंटीमेट किया जाएगा कहाँ, मतलब कि कौन सा दिन एग्ज़ाम है, कहाँ पर सेंटर दिया गया है। इसके लिए क्या है, लास्ट डेट के बाद आप एनवीएस के वेबसाइट को मतलब रोज़ एक बार 2 दिन या 3 दिन में एक बार आप चेक करते रहिए। और आजकल तो सब फेसबुक व्हाट्सअप में सभी जुड़े हैं तो आपको पता चल जाएगा। जी नंबर डिटेल्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल विल ऑल्सो बी नोटिफाइड ऑन एनवीएस वेबसाइट www.navodaya.government.in इन ड्यू कोर्स। उचित समय में क्या है सही डिटेल एग्जामिनेशन शेड्यूल आपको बताया जाएगा इस वेबसाइट में, तो इस वेबसाइट को आप टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए लास्ट डेट के बाद। एडमिट कार्ड्स फॉर सीबीटी इंटरव्यू पर्सनल इंटरेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सेंट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट्स एज मेंशन बाय देम इन सक्सेसफुली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो उसमें आपका ईमेल मांगा जाएगा, तो ईमेल में क्या है आपका सीबीटी के लिए एडमिट कार्ड भेज सकते हैं वो, और इंटरव्यू के लिए भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी भेज सकते हैं, वो भेज सकते हैं और भेजेंगे भी। तो आप जब अप्लाई करेंगे उस टाइम आपका ईमेल देना कंपलसरी है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल्सो कीपिंग इन व्यू ऑफ द नंबर वैकेंसी the candidates will be called for interview personal interaction in the ratio as decided by NVS। मतलब सीबीटी में आप क्वालिफाई हो गया, उस जितना सीबीटी में क्वालिफाई होगा उसका 2 से 3 गुना लगभग अबाउट बुलाया जाएगा। किस चीज़ के लिए, मतलब सीबीटी में जितना क्वालिफाई होगा उसका 2 से लगभग 3 गुना बुलाया जाता है, 2-2.5 गुना 3 गुना लगभग बुलाया जाता है। Intimation to this effect will be uploaded on the NVS website www.navodaya.government.in ड्यू कोर्स। इससे संबंधित आपको टाइम टू टाइम क्या है चेक करते रहना है जब तक कि रिजल्ट आपका कंप्लीट ना हो जाए। इसके लिए आपको बताया जाएगा वेबसाइट में। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक द एनवीएस वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अपडेट। अपडेट के लिए क्या है आपको मतलब टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। टेकिंग इनटू अकाउंट द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन सीबीटी एंड इंटरव्यू बोथ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। मतलब सीबीटी और इंटरव्यू दोनों का मतलब जो मार्क्स है उनको कंबाइंड क्या कर करके आपका मेरिट बनाया जाएगा। हाउएवर द मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी सोल डिस्क्रिशन ऑफ एनवीएस एंड मे चेंज। तथापि जो इसका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये एनवीएस का मतलब एक विवेक है, वो जो भी चाहे वो कर सकता है, वो उसके लिए अधिकारियों की ऑटोनोमस बॉडी है ये।
और चेंज भी हो सकता है, बीच में हो सकता है वो इंटरव्यू लेंगे या नहीं लेंगे, या कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, आपको वेबसाइट टाइम टू टाइम विजिट करते रहना है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें, इसमें प्रोसेस दे दिया गया है। फर्स्ट में क्या दिया है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एनवीएस वेबसाइट www.navodaya.government.in। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। आपको जो अप्लाई होगा एप्लीकेशन का, इसमें ऑनलाइन ही होगा। इसमें पहले जो डाक के थ्रू डाक के थ्रू भेजते थे वो अब नहीं होगा, पोस्ट के थ्रू। इसमें इसी वेबसाइट में आप जाइए, आपको पता चल जाएगा वहाँ पर क्या करना क्या नहीं करना है। सेकंड नंबर, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव ए वैलिड एंड ऑपरेटिव पर्सनल ईमेल आईडी। आपको अप्लाई करने के पहले मैं एक सजेशन दूंगा कि आप एक ईमेल आईडी बना लीजिए अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है। इट शुड बी केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ दिस रिक्रूटमेंट। ये जो ईमेल आईडी है आपका, पूरा ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जब तक कंप्लीट ना हो जाए, फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, तब तक के उस ईमेल को आपको एक्टिव रहना है। किस लिए एक्टिव रखना है, ताकि उसको आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। द एनवीएस थ्रू इट्स एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी may send call letters for CBT and interview etc. on the registered email ID of the candidate or the same may be downloaded from the NBS website। हो सकता है जो जो NBS है जिसके थ्रू ये एग्ज़ाम कराएगा, उसका जो एजेंसी है वो क्या करेंगे, कॉल लेटर भेज सकता है, CBT के लिए भेज सकता है, इंटरव्यू के लिए भेज सकता है। किस में भेज सकता है, आपके जो अपने उसमें ईमेल आईडी दिए हैं। तो इसके लिए बेस्ट रहेगा एक न्यू ईमेल आईडी बना लीजिए, एक्टिव वाला, ठीक है। तो उसमें आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट शुड शेयर मेंशन ईमेल आईडी टू और ऑफ एनी अदर पर्सन। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, जिसके पास ईमेल आईडी नहीं है, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको 10 में से 1-2 लोग, जो क्या करते हैं, जो कैफ़े में जाते हैं, कैफ़े वाले का उसमें ये दे देते हैं, आईडी दे देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। आपके पास ईमेल आईडी अगर नहीं है तो सबसे बेस्ट रहेगा आप एक ईमेल आईडी पहले बना लीजिए। ईमेल आईडी बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, आपको यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे ईमेल आईडी बनाना है। इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट हैव ए वैलिड और ऑपरेटिव पर्सनल ईमेल आईडी, ही सी शुड क्रिएट हीज हर न्यू ईमेल आईडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। यदि मैं जो बोला वही चीज़ ये भी बोल रहे हैं कि आपके पास अगर वैलिड ईमेल आईडी नहीं है पर्सनल, तो आपको अप्लाई करने के पहले एक ईमेल आईडी बना लेना चाहिए। 4 नंबर, द ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुड बी फिल्ड केयरफुली एज पर इंस्ट्रक्शन। इसमें जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। तो इसके लिए क्या है, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें और एडवर्टाइजमेंट को भी पढ़ें, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ दिए गए हैं वो फाइनल है, वो आपको मानना पड़ेगा पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ठीक है। कंटेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड सबमिट द सेम ऑनलाइन। ऑनलाइन में जो चीज़ वहाँ पे मांगेंगे वो आपको देना है। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वुड बी जनरेटेड ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड विल बी सेंड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट्स। इसमें जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा उस टाइम अप्लाई करते वक्त आपको दिया जाएगा, वो किस में भेजेंगे, आपका ईमेल में भेजा जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिजर्व देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर यूज। आपको एक बार लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो मिल गया वो आपको क्या है, ईमेल में सेव करके रखना है, उसको डिलीट नहीं करना है। हो सकता है फ्यूचर में आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाया जाएगा, तो उस टाइम आपको जो एडमिट कार्ड नया दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो उसमें आपका ये मांग सकते हैं, लॉगिन आईडी या पासवर्ड मांग सकते हैं। तब तक के लिए क्या है, वो जरूरी है रखने के लिए। 5 नंबर, नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST PH कैटेगरीज। SC/ST और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको क्या है, फीस, कोई भी फीस पे नहीं करना है। हेंस द स्टेप फॉर पेमेंट ऑफ फीस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू देम इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके लिए क्या है, अगर आप SC/ST है और PH है तो आपके लिए मतलब पेमेंट का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, उसमें आपको पेमेंट की करने की ज़रूरत ही नहीं, उसमें आपको बता दिया जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे। वंस द फी डिपॉजिटेड द सेम सेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। एक बार जैसे आपका फीस डिपॉजिट हो गया वो आपका रिफंड नहीं होगा। इसीलिए फीस अप्लाई करने के पहले, फीस
पेमेंट करने के पहले आप एप्लीकेशन को, ऑनलाइन एप्लीकेशन को पूरी अच्छी तरह से जांच लें, आपका जो स्पेलिंग है, जो कुछ भी है मतलब पूरा, इसके बाद ही आप फीस को फाइनल करें, क्योंकि फीस बाद में रिफंड नहीं होगा। द कैंडिडेट्स हैव टू पे एप्लीकेशन फी ऑनलाइन थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड लिंक एट ऑनलाइन एप्लीकेशन। द पोस्ट वाइज एप्लीकेशन फी इज एज अंडर। प्रिंसिपल के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है 2000 का है, पीजीटी के लिए 1800 है, टीजीटी एंड मिसलेनियस कैटेगरी के लिए 1500। मैक्सिमम जो ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स को इसमें फीस पे करना पड़ेगा। 7. द कैंडिडेट्स शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रिजर्व इट फॉर देयर रिकॉर्ड एंड शुड नॉट सेंड द सेम टू एनवीएस और टू एनी अदर एड्रेस। आप जो आपका जो अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई करने के बाद एक कॉपी क्या है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट रख लेंगे अपने पास फ्यूचर यूज़ के लिए। हो सकता है वो मांग सकते हैं बाद में, उसको कहीं भी एनवीएस को या कोई दूसरे एड्रेस में कहीं भेजना नहीं है, आपके पास ही रखना है। द एप्लीकेशन प्रिंट आउट विल ऑल्सो हैव टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू document verification along with their self-attested copies of certificate in support of age, qualification, experience, caste, non-criminal, physical disability, EWS as applicable। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की मैंने जो बात किया, मतलब अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट आउट है वो क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में वो मांग सकते हैं। साथ में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इंटरव्यू के टाइम में, उसमें आपका एज रिलेटेड, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट हो गया, नॉन क्रिमिलियर ओबीसी के लिए, फिजिकल डिसेबिलिटी जो पीडब्ल्यूडी होते हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। 8 नंबर, ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं आपको अगर इंटरव्यू के लिए आप अगर सेलेक्ट होते हैं उसमें आपको बता दिया जाएगा आपको क्या लाना है और क्या नहीं लाना है। द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज हर फादर, मदर, हस्बैंड एक्सेट्रा शुड बी स्पेल्ड करेक्टली इन द एप्लीकेशन एज इट अपीयर्स इन द सर्टिफिकेट्स मार्कशीट। आपका जो नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, हस्बैंड का नाम जो फीमेल है, सेम स्पेलिंग होना चाहिए जैसा कि वो सर्टिफिकेट या मार्कशीट में आपका दिखता है, मार्कशीट में, ठीक है। एनी चेंज, अल्टरेशन फाउंड में डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेचर। अगर उसमें किसी टाइप का अगर चेंजेस होता है तो आपको क्या है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 9 नंबर, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द कॉल लेटर फ्रॉम एनवीएस वेबसाइट। कैंडिडेट्स को मतलब एनवीएस जो कॉल लेटर है एनवीएस वेबसाइट से जो www.navodaya.government.in से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। Candidates may be intimated about the same through email by the exam conducting agency of the NVS। NVS का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने का जो एजेंसी है वो आपको ईमेल के थ्रू बता देंगे। However, candidates are advised in their own interest to view NVS website from time to time with regard to the call letters and other updates about CBT and interview etc. as they may not get the intimation through email due to technical fault। हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो एनवीएस का जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो आपको अपडेट ना भेज सके, ठीक है, कि आप सोचेंगे कि मैंने ईमेल दे दिया है, ईमेल में सब कुछ अपडेट आएगा, हो सकता है वो टेक्निकल फॉल्ट के कारण ना आ सके। तो इसके लिए क्या करना है, आपको मतलब रिक्वेस्ट किया जाता है कि लास्ट डेट के बाद या टाइम टू टाइम एनवीएस वेबसाइट को आप विजिट करते रहिए, तो आपको क्या इसमें अपडेट के बारे में पता रहेगा कि कॉल लेटर कब आ रहा है, सीबीटी के लिए, इंटरव्यू के लिए कब आ रहा है, क्या करना क्या नहीं है, आपको पता होते रहेगा। नो कॉरेस्पॉन्डेंस शैल बी एंटरटेन बाय द एनवीएस नॉर शैल एनवीएस सेंड सेपरेट इंटीमेशन टू द कैंडिडेट्स टू दिस इफेक्ट। इसके लिए क्या है, आपको एनवीएस किसी भी टाइप का मतलब पोस्ट के थ्रू या कोई अदर माध्यम के थ्रू कोई भी मतलब कोरेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए क्या है, आपको एनवीएस का वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। ए कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इफ ही सी इज एलिजिबल एंड डिजायर्स टू डू सो। यदि कोई कैंडिडेट अगर आप चाहे वो एक से ज़्यादा पोस्ट
के लिए वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास पीजी भी है, डीएड मतलब बीएड भी है और स्नातक भी है। अगर आप करना चाहते हैं पीजीटी टीजीटी दोनों ही देना चाहते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या इसके बाद अगर आप 3 एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप बैठ सकते हैं। इन सच केसेस, इन परिस्थिति में क्या है, द कैंडिडेट विल हैव टू पे द रिक्विजिट फी सेपरेटली फॉर ऑल द पोस्ट अप्लाइड फॉर। इसके लिए क्या है, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और अदर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या है आपको सबके लिए अलग अलग फीस देना पड़ेगा। हाउएवर within the PGTs, TGTs, miscellaneous teachers category, a candidate shall apply only in one subject post। मतलब एक से ज़्यादा PGT में आप नहीं दे सकते हैं, एक से ज़्यादा TGT में नहीं दे सकते आप एग्ज़ाम, और एक से ज़्यादा मिसलेनियस कैटेगरी टीचर में भी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। मतलब उसमें फॉर्म आप एक ही फिल करेंगे। जैसे आपके पास डबल पीजी है या डबल टीजीटी के लिए आप एलिजिबल है, लेकिन आप एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब जैसे आपने डबल एमए करके रखे हैं, आप दोनों सब्जेक्ट में पीजीटी देना चाहते हैं, लेकिन आप एलिजिबल इसलिए नहीं एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि दोनों का जो सभी पीजीटी का क्या है, एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा। तो एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा, एक ही टाइम में एग्ज़ाम होगा, तो आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट का नहीं दे सकते। लेकिन पीजीटी और टीजीटी अलग अलग टाइम होगा तो उसमें आप दे सकते हैं। मतलब टीजीटी और पीजीटी का आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 पीजीटी या 2 टीजीटी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट डेट है, रजिस्ट्रेशन है 2 जुलाई से शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन क्लोज 22, मतलब 22 जुलाई को बंद हो जाएगा। मतलब ओनली 20 डेज का है। फी डिपॉजिट ओपन 2 जुलाई से फी डिपॉजिट शुरू हो गया है। फी क्लोज हो जाएगा 22 जुलाई, मतलब 22 जुलाई को ये फी बंद हो जाएगा। हो सकता है आपको मतलब ये लास्ट डेट बढ़ा भी सकता है, लेकिन ये एनवीएस के ऊपर है। अब इसीलिए क्या है, अब लास्ट डेट की आप मतलब वेट मत कीजिए, जल्दी अप्लाई कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। नहीं क्या लास्ट डेट में क्या होता है, मतलब टेक्निकल बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ होती है, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट स्लो चलती है, तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम होगा अप्लाई करने में। इसलिए क्या जल्दी अप्लाई कर देने से अच्छा रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो इंडियन नेशनल्स है वही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर, द नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट इंक्लूडेड इन दिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। इस वैकेंसी में जितने इस एडवर्टाइज में जितने वैकेंसी दिए गए हैं उसमें क्या है, वो टेंटेटिव है, मतलब टेम्पररी है, वो चेंज हो सकते हैं, मतलब इनके बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। द एनबीएस रिजर्व्स द राइट टू फिल और नॉट टू फिल और पार्सली फिल एनी ऑफ द अबव वैकेंसी विदाउट असाइनिंग एनी रीजन व्हाटसोएवर। हो सकता है एनबीएस क्या करना चाहिए, जितना पोस्ट उसने निकाला है जिस सब्जेक्ट के लिए, हो सकता है वो पूरा पोस्ट भर भी सकता है और नहीं भी भर सकता है या आधा भर सकता है। उसके लिए किसी भी प्रकार का मतलब कोई रीजन आपको नहीं बताया जाएगा। एनबीएस ऑल्सो रिजर्व द राइट टू कैंसल, रेस्ट्रिक्ट, मॉडिफाई, एल्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एनबीएस के पास ये अधिकार है कि वो कैंसिल कर सकता है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। हो सकता है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चेंज कर दे या चेंज कर सकता है। इफ़ रिक्वायर्ड, यदि ज़रूरत पड़े तो, विदाउट असाइनिंग एनी फर्दर नोटिस और असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ। मतलब इसमें कोई भी आपको रीजन नहीं बताया जाएगा चेंजेस करने का, वो कर सकता है, उसके पास अधिकार है एनबीएस के पास। थर्ड नंबर, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। शायद पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी इसमें, लेकिन अभी नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 1/4 रॉन्ग आंसर मतलब जैसे आप 4 मिस्टेक करते हैं तो 1 मार्क्स काटा जाएगा। 4 नंबर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शायद ये पहले एनबीएस में एग्ज़ाम मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अभी लेकिन नेगेटिव मार्किंग दे दिया गया है। 4 नंबर, टेस्ट पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड लैंग्वेज। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में दिया जाएगा। हाउएवर इन केस ऑफ टीजीटी एंड मिसलेनियस
category teachers. The language competency test in part 6 will be conducted in regional language opted by the candidate. लेकिन जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 मिसलेनियस कैटेगरी टीचर के और टीजीटी में जो रीजनल लैंग्वेज है उसको क्या है, पार्ट 6 का वो रीजनल लैंग्वेज में ही, मतलब जिस लैंग्वेज को आप चुने हैं उसी लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन रहेगा. फर्दर फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी थर्ड लैंग्वेज द मीडियम ऑफ टेस्ट फॉर पार्ट 5 डोमेन नॉलेज विल बी इन कंसर्न थर्ड लैंग्वेज. थर्ड लैंग्वेज जो टीचर हैं, आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए, जैसे आसामी के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपका जो क्वेश्चन रहेंगे वो आसामी में ही रहेंगे. 5 नंबर, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हिम हर. कैंडिडेट आपको जो मतलब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा CBT के लिए, उस जैसा आप इंफॉर्मेशन दिए उसके आधार पर किया जाएगा. इट विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू प्रूव हिज हर एलिजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एडवर्टाइज्ड बाय NVS ने जो भी इसमें एडवर्टाइज दिया गया क्वालिफिकेशन जो भी उसने सेट किया है उसको आपको क्या है प्रूव करना पड़ेगा कि आपने NVS ने ये क्वालिफिकेशन मांगे, ये चीज़ें मांगे हैं, ये आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में. 6 नंबर, इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन in any manner shall be summarily rejected and no further correspondence shall be entertained. अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो इसके लिए क्या वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे. नो मॉडिफिकेशन आर अलाउड वंस द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड. एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका सबमिट हो गया, इसके बाद कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होगा. इफ़ एनी discrepancies are found in the data information filled by the candidate in online application and original testimonials, his or candidature is liable to be rejected. मतलब इसमें बोल रहे हैं कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दी है और आपका सर्टिफिकेट जब आप वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें कुछ अलग इन्फॉर्मेशन उसमें मतलब शो हो रहा है, डिस्क्रिपेंसीज हो रहा है, मतलब उसमें मेल नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे. 8 नंबर, एनी मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट्स इंस्ट्रक्शन इन द एडवर्टाइजमेंट विल बी गिवन ऑन NVS वेबसाइट ओनली. कुछ भी चेंजेस होगा, अमेंडमेंट्स होंगे, इंस्ट्रक्शन अगर दिया जाएगा एडवर्टाइजमेंट, इस एडवर्टाइजमेंट से संबंधित, तो उसको कहाँ पर मिलेगा, आपके NVS वेबसाइट में. इसीलिए क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद में या अभी से क्या है, आप टाइम टू टाइम NVS वेबसाइट चेक करते रहिए. Response query management will be made operational on the NVS website after CBT is over for inviting comments, responses, objection if any from the candidate. इसमें आपका कोई अगर क्वेरी है रिस्पॉन्स रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या है, एक मतलब NVS में ऑपरेशनल चलाया जाएगा. अगर कोई अब क्वेरीज है देयर आफ्टर objection will be referred to expert and key will be finalized by examination conducting agency for preparation of result. मतलब एग्जामिनेशन के बाद अगर आपका कोई इसमें क्वेरीज है, कुछ ऑब्जेक्शन है, तो उसके लिए क्या है NVS अपनी वेबसाइट में वो मतलब कुछ वो फिल करेंगे, वो दिखाएंगे आपको कि क्या करना है. ऑब्जेक्शंस इफ एनी विल हैव टू बी सबमिटेड by candidate through online portal only within the specified period and objection received from other means like post, email etc. will not be entertainment. अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है एग्जामिनेशन के बाद या पहले या, तो उसके लिए क्या है NVS वेबसाइट आपको प्रोवाइड कराएगी, उसमें क्या करना है उसके लिए आपको उसमें बताया जाएगा. 10 नंबर, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन NVS वेबसाइट. एक बार CBT आपका हो गया, इसके बाद जो इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्ट होगा उसके लिए क्या है कैंडिडेट का लिस्ट NVS वेबसाइट में डिस्प्ले किया जाएगा. फाइनल रिजल्ट, मेरिट लिस्ट एक्सेट्रा विल बी पब्लिश्ड ऑन NVS वेबसाइट इन ड्यू कोर्सेस. फाइनल रिजल्ट हो गया, मेरिट लिस्ट, ये जो है आपको क्या है NVS वेबसाइट में मतलब टाइम एक उचित समय में इसको पब्लिश किया जाएगा. नो इंक्वायरी इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन बाय NVS. इसके संबंध में कोई भी इंक्वायरी नहीं की जाएगी, मतलब कोई भी इंक्वायरी नहीं की जा सकती, मतलब आप पूछ नहीं सकते कब रिजल्ट निकालेंगे आप NVS को RTI के थ्रू. इसके लिए क्या है आपको वेबसाइट में पता मतलब बताया जाएगा. 12 नंबर, द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट
for recruitment to all the posts included in this recruitment notification will be displayed on the NVS website. इसमें जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, मतलब जो भी पोस्ट के लिए हैं इस रिक्रूटमेंट में, NVS में आप वेबसाइट में आपको पता चल मतलब डिस्प्ले किया जाएगा. नो सेपरेट कॉरेस्पॉन्डेंस शैल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड. इससे संबंधित कोई भी मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार आपको भेजा नहीं जाएगा, आपको क्या है वेबसाइट में ही देखना है. कैनवेसिंग इन एनी फॉर्म विल डिस्क्वालीफाई ए कैंडिडेट. जो कैंडिडेट क्या है इसका प्रचार प्रसार करता है, कैनवेसिंग करता है, उसको क्या है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा. 14. The NVS may take up the verification of eligibility of the candidate at any point of time prior to or after the completion of selection process. या तो सिलेक्शन प्रोसेस के पहले या सिलेक्शन प्रोसेस के बाद NVS चाहे आपको मतलब वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं. इवन इफ एडमिट कार्ड इज इशूड to a candidate due to lack of information in the application form or otherwise, if it is found at any stage that the candidate is not eligible, then his her candidature shall be summarily rejected. मान के चले आपने इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किए हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड निकल भी गया, ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी उसमें डिस्क्रिपेंसीज मिलता है, मतलब कुछ गड़बड़ी हो रही है ज्वाइनिंग के टाइम में भी या किसी भी स्टेज में, आपका कैंडिडेचर उम्मीदवारी रिजेक्ट की जा सकती है. 15 नंबर दिया है, ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस अनाउंसमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी डन थ्रू ईमेल, SMS एंड और नोटिसेस ऑन द NVS वेबसाइट. इससे संबंधित जितने भी अनाउंसमेंट है वो NVS वेबसाइट में मिलेगा, मतलब आपको NVS वेबसाइट देखना है. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट विल बी अवेलेबल ऑन NVS वेबसाइट एंड एज सच कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द सेम फ्रीक्वेंटली. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट to download, print the admit card for CBT call letter to attend interview from the NVS website www.navodaya.government.in by using his her login ID and password. आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते वक्त लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड मिला है उसी के थ्रू क्या है आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है, उसके लिए फिल करना पड़ेगा. जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे इस वेबसाइट से तो आपके लिए ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड रखना जरूरी है. NVS will not be responsible. NVS will not be responsible for any loss of email sent due to invalid wrong email ID provided by the candidate or due to any reason. इसके लिए क्या है NVS रिस्पॉन्सिबल नहीं है. मान के चले आपने ईमेल वो तो ईमेल भेज देंगे या कोई टेक्निकल फॉल्ट है या आपने रॉन्ग ईमेल आईडी दिए हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता ईमेल के थ्रू तो इसके लिए क्या है NVS रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो उसके लिए सब बेस्ट तरीका आप वेबसाइट विजिट करते रहिए. कैंडिडेट्स ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर शुड बी केप्ट वैलिड टिल द कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. आपका जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो क्या है वैलिड होना चाहिए इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ख़त्म होने तक के, जब तक कि ये पूरा ख़त्म ना हो जाए. 16. The NVS may at its discretion hold re-examination as and when necessary in case need arises for the same. अगर वो ज़रूरत पड़ता है तो NVS इसका री एग्जामिनेशन कर सकता है जब भी उसका चाहे, अगर ज़रूरत पड़े तो. In such an eventuality candidate will have to appear for such re-examination at his her own cost. इसके लिए क्या आपको खुद के खर्चे में री एग्जामिनेशन के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा. नो TA, ट्रेवल अलाउंस एक्सेट्रा विल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन द रिटर्न टेस्ट CBT, ठीक है. इसके लिए क्या है आपको TA नहीं दिया जाएगा. हाउएवर TA एज पर रूल्स विल बी पेड टू SC/ST PH कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन इंटरव्यू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल को पोस्ट को छोड़ करके SC/ST कैंडिडेट के लिए क्या है SC/ST और PH कैंडिडेट के लिए TA दिया जाएगा. मतलब जैसे आपका SC/ST कैंडिडेट है आप और PH कैंडिडेट है आपका इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है तो आपको दिल्ली जाने का खर्चा जो है वो NVS प्रोवाइड कराएगा. 18. Selected candidates are liable to be posted anywhere in India.
एक बार आप सेलेक्ट हो गए, आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। 19 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल इनिशियली बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। एक बार आप सेलेक्ट हो गए, आपको 2 ईयर्स का प्रोबेशन रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो थोड़ा टेम्प्ररी होता है, उसमें जो उसका जो मानदंड है, क्राइटेरिया है, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। विच कैन बी एक्सटेंडेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हो सकता है आपका प्रोबेशन पीरियड, अगर वो एनवीएस आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आपको प्रोबेशन पीरियड बढ़ा भी सकते हैं। मतलब 2 से 4 साल में भी बहुत से लोगों का कंप्लीट होता है प्रोबेशन पीरियड। किसी किसी का तो मैंने सुना है 8 साल भी लगा है प्रोबेशन कंप्लीट करने में। ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड द सर्विसेज ऑफ प्रोबेशनर कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ। इस पीरियड प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपका क्या है, आप पूरी तरह से टेम्पररी हैं। हो सकता है आपका मतलब क्या है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है सर्विस से, ठीक है, कोई बिना कारण बताए हुए। जनरली 2 ईयर्स में प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, 2 से 2.5 साल में कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई खास कोई रीज़न रहा तो वो थोड़ा बढ़ सकते हैं, लेकिन जनरली 2 से 2.5 साल में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन अक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट शुड बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफाइड प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ओनली। इसमें जो भी एडवर्टाइज में क्वालिफिकेशन दिया गया है वो पूरी तरह से मतलब स्ट्रिक्टली उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। where grades have been given, the position of mark sheet showing equivalent percentage of marks should be produced at the time of interview, document verification, selection। बहुत सारी यूनिवर्सिटी आजकल क्या कर रही है, वो आपको परसेंटेज के बदले में ग्रेड शो कर रहे हैं, तो आपको मतलब उसका इक्विवेलेंट परसेंटेज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के टाइम में बताना पड़ेगा कि आपका इतना परसेंटेज दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो इस एडवर्टाइजमेंट में ग्रेड नहीं दी गई है, इसमें परसेंटेज दिया गया, मतलब 50% हर सब कुछ में होना चाहिए। तो आपका ग्रेड 50% अगर शो कर रहा है, अगर उसका इक्विवेलेंट हो रहा है तो आपका एलिजिबल होगा, नहीं तो फिर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। 21 in case any discrepancy or variation in the translated version of this advertisement is found in Hindi or any other language, the text provided in the English version shall be treated as final। इस एडवर्टाइजमेंट का जो ट्रांसलेटेड फॉर्म होगा वो अदर हिंदी या दूसरे लैंग्वेज में, उसमें अगर कोई मिस्टेक है, ठीक है, तो इंग्लिश वर्सन में जो यही वाला एडवर्टाइजमेंट जिसको आप देख रहे हैं अभी, यही वाला क्या है, इंग्लिश वर्सन फाइनल है। The candidate's response sheet and other related papers, documents of examination in respect of this recruitment shall be kept as record only for 6 months from the date of publication of result। इसमें बोल रहे कि रिजल्ट के जो 6 मंथ बाद तक ही क्या है, जितने भी एग्जामिनेशन पेपर है, वो डॉक्यूमेंट है एग्जामिनेशन का, वो रखा जाएगा, इसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। 23 एनी डिस्प्यूट with regard to this recruitment shall be subject to the court having its jurisdiction in Delhi only। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपका अगर कोई मतलब कोर्ट केस होता है तो सिर्फ दिल्ली में ही होगा इसका, ठीक है। इसी के साथ इसमें सारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म होगी। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज में एनेक्सर दिया गया है, जैसे ये ओबीसी के लिए जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ये फॉर्मेट आप देख लीजिए। इसी फॉर्मेट में क्या है, आप सर्टिफिकेट बनाइए, ओबीसी सर्टिफिकेट। इसके बाद नेक्स्ट पेज है एनेक्सर 2, SC/ST का सर्टिफिकेट है। SC/ST का सर्टिफिकेट में ये वाला आप फॉर्मेट देख लीजिए। इसी फॉर्मेट में आप अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट से सर्टिफिकेट बनाइए, तभी जाके आप ये वैलिड होगा। इसके बाद नेक्स्ट है एनेक्सर 3। एनेक्सर 3 दिया गया है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। इसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट को लेकर आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, आपका तहसील में जो भी है, आपके जहाँ पर आपका EWS सर्टिफिकेट बनता है वो आपको बता देंगे। इसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। इसके बाद एनेक्सर 4। एनेक्सर 4 जो है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एग्जामिनी टू राइट। इसमें अगर आप कोई स्क्राइब अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है,
इसमें जैसे स्क्राइब, तो इसमें रिलेटेड दिया गया है आपको जो कुछ भी चाहिए इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। आपका जैसे डिसेबिलिटी है, किसी कारण बस आपको कोई प्रॉब्लम है, तो इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है एनेक्सर 5, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब। अगर खुद से आप स्क्राइब लेके जाना चाहते हैं, मतलब अगर आपका हाथ अगर किसी आप लिख नहीं सकते, या आपका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है, या उस वक्त आपका एक्सीडेंट होता है, अगर आप हाथ में लिख नहीं सकते, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप खुद का एक स्क्राइब ले जा सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। यदि आपका ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।